आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत में एक आम स्किन इन्फेक्शन है लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, या इसे कोढ़ भी बुलाते हैं। इसमें हाथ पैर पर छाले हो जाते हैं, उंगलियां कट जाती है। इसमें एक तरह से अपंग होने का खतरा ही रहता है। भारत में इस बीमारी को अभिशाप माना जाता है, लेकिन ये लाइलाज नहीं है। इसका क्या इलाज है, आज हेलो डॉक्टर में इसी पर करेंगे बात। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप हेलो डॉक्टर सुन रहे हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। लेप्रेसी या कुष्ठ रोग कईयों के लिए डरावना और बुरे सपने जैसा हो सकता है। हर साल 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रेसी डे के नाम से मनाया जाता है, ताकि लेप्रेसी को लेकर लोगों में जागरूकता फैले और इसके रोकथाम के लिए कुछ किया जा सके। आप जानते हैं, लेप्रेसी के मरीजों को अक्सर छुआछूत या सामाजिक उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है। कई लोग मानते हैं कि ये छूने से फैलता है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर क्या है, लेप्रेसी कैसे होता है, क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? मैंने बात की डॉक्टर पूजा चोपड़ा से। न्यू दिल्ली में डॉक्टर पूजा आकाश हेल्थ केयर में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो लेप्रेसी है ये किस तरह की बीमारी है और ये होती कैसे है? ओके, लेप्रेसी जिसको आम भाषा में हम कुष्ठ रोग कहते हैं, काफी कॉमन बीमारी है, स्पेशली इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस या फंगस नहीं है। एक छोटा सा कीटाणु होता है जो कि हमें आमतौर पे आंखों से नजर नहीं आता, और ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मतलब ये एक से दूसरे को फैलता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने से या खांसने से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और क्लोज कांटेक्ट के कारण ये एक से दूसरे को फैमिलीज में या क्लोज कांटेक्ट से फैल सकता है। तो इसका नाम ये लेप्रेसी क्यों पड़ा है? तो लेप्रेसी, लेप्रा ग्रीक भाषा में स्केल, इसका मतलब होता है स्केल, तो इसलिए इसको लेप्रेसी कहा गया है। और इसको हम मेडिकल टर्म्स में हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, एक नॉर्वे के साइंटिस्ट थे जिनका नाम हैंसन था, तो उनके नाम पे इसको हैंसेंस डिजीज, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, ये विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। जी। तो अगर मैं खासकर भारत के संदर्भ में बात करूं तो कितनी कॉमन हो गया है लेप्रेसी? तो आज से कुछ साल पहले तो लेप्रेसी काफी कॉमन थी, बट हमारी सरकार ने नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया था। आई थिंक 1955 या 50s या 60s में, आई थिंक 55 में शुरू हुआ था। और इसका एकमात्र गोल था कि 2005 तक हम केसेस को काफी कंट्रोल में ले आए, नियंत्रण में ले आए, कि फॉर एवरी 10,000 पॉपुलेशन आपको एक या दो केस मिले। लेकिन ये सब करने के बावजूद आज भी हम लेप्रेसी को डेफिनेटली देखते हैं। हमारे पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स होते हैं, हम बायोप्सी करते हैं तो लेप्रेसी निकल के आता है, और हमें फिर सरकार को नोटिफाई करना होता है कि हमने अपने सेंटर में, अपने हॉस्पिटल में लेप्रेसी के पेशेंट को पाया है। तो उसको हमें इट्स नोटिफाइबल डिजीज, मतलब हमें सरकार को या हमारे जो लेप्रेसी सेंटर्स हैं उनको नोटिफाई करना होता है कि ऐसे हमें लेप्रेसी का पॉजिटिव केस पाया गया है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरा कर रही है कि लेप्रेसी को हम इरेडिकेट कर दें। तो पहले के बिल्कुल, मुकाबले बिल्कुल। केसेस काफी कम हैं, लेकिन अभी भी केसेस पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई है ये। हाँ, तो अभी आपने बताया कि ये एक तरीके से इन्फेक्शियस डिसीज ही है, तो लेकिन हम इसे छुआछूत की बीमारी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि ये छूने से भी फैलती है। थोड़ा मैं चाहूँगा आप इस पे थोड़ा गौर करके बताएँ। छूत की बीमारी नहीं है ये, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है।
ड्रॉपलेट मतलब कोई मान लीजिए एक पर्सन इन्फेक्टेड हो, आप उसके क्लोज संपर्क में है, सेम फैमिली में है, या कुछ लोग एक ही रूम में 4-5 लोग हैं, उनमें से किसी एक को लेप्रेसी है, खांसने या छींकने से अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आपको वो ड्रॉपलेट आ गया, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह आपको लेप्रेसी हो सकती है। तो छुआछात की बीमारी ये नहीं है। काफ़ी लोगों में गलत धारणाएँ हैं, क्योंकि लेप्रेसी से रिलेटेड काफ़ी स्किन लीजन्स होते हैं और कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं, जिनको देख के आम आदमी घबरा जाता है और सोचता है कि ये तो छुआछात की बीमारी है और हम इस इंसान को छुएँगे तो इससे हमें लेप्रेसी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बस चूँकि ये क्लोज़ कॉन्टैक्ट से फैलती है, तो कुछ लोगों में एक गलत धारणा है कि छुआछात से है। बिल्कुल। तो डॉक्टर पूजा, अब इसके लक्षणों पर आते हैं, तो क्या-क्या सिम्पटम्स हैं लेप्रेसी के? हमारे पास जो पेशेंट्स प्रेज़ेंट करते हैं, यूजुअली इसमें पैचेज़ होते हैं बॉडी पे। यूजुअली व्हाइटिश पैचेज़ होते हैं, या जो नॉर्मल स्किन से कलर थोड़ा हल्का हो, और उन पैचेज़ में सेंसेशन नहीं होती। मतलब अगर हम मान लीजिए सुई से उनको चुभाएँ या पिंच करें या गरम-ठंडा लगा के देखें, तो उस पैच में पेशेंट को सेंसेशन नहीं होती। सुन्न हो जाता है यानी, ये कह सुन्न सकते हो हैं। जाता है, बिल्कुल, सुन्न हो जाता है। दूसरा, लेप्रेसी का जो वायरस है, वो जाके नसों को अफ़ेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। तो हमारी शरीर में कुछ-कुछ पर्टिकुलर नर्व्स हैं, हाथ की नर्व्स हैं, पैरों की नर्व्स हैं, उनको इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जब हम उस नर्व को पैल्पेट करते हैं या महसूस करते हैं, तो पेशेंट को जैसे झनझनाहट सी महसूस होती है, हल्का-सा दर्द महसूस होता है। लेट स्टेजेस में आके क्या होता है कि अगर पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसे कुष्ठ रोग है, क्योंकि उसको सुनपना हो जाता है। सो कभी-कभी नस के इन्वॉल्व होने के कारण डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, जैसे कि क्लॉ हैंड, जो आपके हाथ हैं वो क्लॉ की तरह हो जाते हैं, फुट ड्रॉप हो जाता है। अ, चूँकि आपको सुन है, आपको पता ही नहीं है कि आपके हाथ-पैर में सेंसेशन है कि नहीं। मान लीजिए आपको कोई बर्न हो गया या कोई कट हो गया, तो आपको उसका एहसास ही नहीं होता, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, वो ठीक नहीं होता। कभी-कभी जो कुष्ठ रोग के पेशेंट्स हैं, उनकी उँगलियाँ कट जाती हैं अपने आप, तो वो लेटर स्टेज में जाके वो डिफ़ॉर्मिटी वाली स्टेज हो जाती है। तो पेशेंट हमारे ओके। पास अलग-अलग स्टेजेस में आते हैं। ट्रीटमेंट तभी इफेक्टिव होता है अगर शुरू में पेशेंट हमारे पास आ जाए, मतलब वो पैचेस वाली स्टेज में, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें पैचेस नहीं होते, सिर्फ नर्व इफेक्ट होती है, तो जिसे हम न्यूरल हुँ। लेप्रेसी कहते हैं। तो उसमें न्यूराइटिस होता है, मतलब नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है, तो नर्व वाले रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। हाँ, वही एग्ज़ैक्टली मैं यही जानना चाह रहा था कि मतलब किस तरह की हम सावधानियाँ बरतें, अगर मैं अपने घर में मेरे घर में किसी और को अगर इस तरीके का कोई स्किन पर कुछ रैशेज़ हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो कब मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे अब डॉक्टर को जाकर दिखा देना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो घर के जो नुस्खे हैं उससे ये ठीक हो जाएगा, कुछ रैशेज़ ही हैं, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले तो कोई भी पैच या कोई भी रैश में अगर आपको सुनपना हो, रैश के साइज़ बढ़ रहे हों, रैशेज़ का नंबर बढ़ रहा हो, नसों में झनझनाहट हो, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर, काफ़ी पेशेंट्स न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको नर्व सिम्पटम्स होते हैं। जहाँ आपको हल्का-सा सुनपना महसूस हो और लगे कि कोई ऐसा पैच है जो अमूमन अपने आप बढ़ रहा है, ना उसमें खुजली है, ना उसमें दर्द है, कुछ नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो ओके। आपको आगे जाके इसमें मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए। जी, जी। अभी डॉक्टर आप ये कह रही थी कि अगर शुरुआत में ही कोई आकर दिखा दे तो उसे ठीक किया जा सकता है। तो मतलब कोई ऐसी स्टेज भी आती है कि अगर किसी को तब लेप्रेसी हो उस स्टेज पर वो ठीक ही नहीं किया जा सकता? देखिए, सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है, उसको कन्फर्म करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं। मतलब हम चमड़ी का जो अफ़ेक्टेड एरिया है, उसका छोटा-सा टुकड़ा लेके उसको जाँच के लिए भेजते हैं। जिससे हमें कन्फर्म होता है कि ये लेप्रेसी है कि नहीं है, और ये किस टाइप की लेप्रेसी है। लेप्रेसी भी अलग-अलग टाइप की होती है। आपकी ट्यूबरकुलॉइड है, लेप्रोमैटिस है, बॉर्डर लाइन है, तो वो हमें जो हमारी बायोप्सी है अ, उसके तौर पे पता चलती है। स्लिप स्किन स्मीयर एग्ज़ामिनेशन भी हम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लेप्रेसी है कि नहीं। एक बार डायग्नोज़ हो गया, तब हम अपना मल्टी ड्रग थेरेपी शुरू करते हैं, जिससे ओके। काफ़ी हद तक लंबा ट्रीटमेंट चलता है, काफ़ी हद तक लेप्रेसी कंट्रोल में आ जाती है।
डिफॉर्मिटीज से हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट उस स्टेज में आए जब उसको डिफॉर्मिटी हो चुकी है, तब हमारा एकमात्र ट्रीटमेंट यही होता है कि हम उसे फर्दर स्प्रेड से बचाएं। देखिए, जो टो या ओके। हैंड डिफॉर्म हो गया है, हम ये तो नहीं कहते कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, वो हो ही नहीं सकता। जो डिफॉर्मिटी आ गई है वो ठीक नहीं होती, लेकिन हम उसको प्रोग्रेस अच्छा। करने से रोक सकते हैं। ओके। और जो नहीं, अगर फिर भी बताइए। हुँ, ये अगर शुरुआती स्टेज पर कोई आ जाए चेकअप के लिए तो फिर परमानेंट इलाज क्या है इसका? मल्टी ड्रग थेरेपी हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, और जो कि सरकार की तरफ से जो आपके केंद्र हैं, लेप्रोसी केंद्र हैं, वहाँ पे मुफ्त भी पाई जाती हैं। हर महीने जाके आपका एक कार्ड बनता है और उसमें आपको ये जो मेडिसिन्स हैं फ्री में दी जाई जाती हैं। तो हम यूजुअली ट्रीटमेंट बेस्ड की किस प्रकार की लेप्रोसी है, मे बी साल भर करते हैं, 6 महीने से साल भर। साल भर के बाद एक रिपीट बायोप्सी करते हैं देखने के लिए कि जो शुरू में जो पोज़ीशन थी, जो बैक्टीरिया हमें दिखे थे या जो भी हमें दिखा था स्किन बायोप्सी में और जो आज की बायोप्सी है, दोनों में कितना अंतर है? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ट्रीटमेंट बंद करना है? तो हम एक रिपीट बायोप्सी करते हैं कन्फर्म करने के लिए कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सफल रहा है और पेशेंट डिज़ीज़ फ्री हो गया है, मुक्त हो गया है इस बीमारी से और डेफिनिट हुँ, इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है, सही समय पे अगर पकड़ में आ जाए, तो हमारे पास बहुत हुँ, हुँ। बढ़िया ड्रग्स हैं जिससे ये बिल्कुल क्योर हो सकती है। तो क्या मैम मेडिकेशन के दौरान कोई रिएक्शंस भी होते हैं इसमें? जी, मेडिसिन के दौरान 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 रिएक्शन जो कि बेसिकली आपकी सेल इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। टाइप 1 में जैसे आपके स्किन और जो नर्व लीजन्स हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। टाइप 2 रिएक्शंस होते हैं जिसमें नोड्यूल्स जिसे हम ईएनएल कहते हैं, रेडिश लाल नोड्यूल्स बॉडी पे आ जाते हैं व्हिच माइट बी पेनफुल। इन सच केसेस हमें दवा की मात्रा जैसे स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अ, वो कुछ-कुछ पेशेंट्स में रिएक्शंस होते हैं, हर एक में नहीं होते। बट येस हम पेशेंट को पहले से एजुकेट कर देते हैं कि अगर ऐसा यदि ऐसा कुछ हो, तो आप हमें आके ज़रूर बताएँ ताकि हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट फर्दर कर सकें। अच्छा, तो इन जो लेप्रेसी रिएक्शंस है इनका भी फिर ट्रीट किया जा सकता है इन्हें भी? जी, बिल्कुल, टाइप 1, टाइप 2 होते हैं। बेसिकली वे सेल इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स बाय आवर बॉडीज़ सेल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टू द बैक्टीरिया, टू द ट्रीटमेंट। तो 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और डेफिनिटली ये ट्रीटेबल है और क्यूरेबल है। जी। तो एक और चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें कि क्या ये हेरिडिटिकल है यानी माता-पिता से बच्चों में पहुँच सकता है नहीं, लेप्रेसी? नहीं मैं इस बात को मान्य नहीं करूँगी कि ये हेरिडिटरी है। अगर चांस की बात है कि किसी पिता को और बच्चे को है, वो इट कैन जस्ट बी अ कोइंसिडेंस जैसे चांस की बात है। लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि ये हेरिडिटरी है या जेनेटिक है या माता-पिता से बच्चे को फैल सकता है। ओके। तो क्या डॉक्टर इसमें डिसेबल होने का कोई खतरा होता है? क्योंकि कई तस्वीरें भी हमने जो लेप्रेसी पेशेंट्स की देखी है, उनमें हाथ जी। जैसे मैंने आपको अभी बताया अगर पेशेंट इस पे ध्यान नहीं देते हैं और हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं तो चूंकि ये जो कीटाणु है ये हमारे शरीर की नसों को नर्व्स को इन्वॉल्व करता है सो जिसके कारण हमारी फिंगर्स और टोज क्लॉइंग ऑफ हैंड फुट ड्रॉप मतलब हम काफी पेशेंट से पूछते हैं कि चलते चलते आपकी चप्पल गिर जाती है क्योंकि आपका सेंसरी इनोवेशन खत्म हो गया है मोटर इनोवेशन खत्म हो गया है सुनपना हो गया है टोज़ कट के गिर जाते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ क्षण पहले बताया था कि सुनपन के कारण पेशेंट्स को सेंसेशन नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब कोई पार्ट जल गया है या चोट लग गई है। तो वो उस पे तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते, जिसके कारण वो इन्फेक्ट हो जाता है और फिर वो डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है। जी। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा जैसे मेरा एक जो होम टाउन है वहाँ पे मैंने देखा है कि एक अलग से एरिया है जो लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए तय कर दिया गया है। जी, तो क्या इन्हें आइसोलेट करने की ज़रूरत भी होती है क्या? यस जैसे हम भी जब मेडिकल स्टूडेंट्स थे, तो हम भी जब पढ़ते थे, तो हमारा आई लेप्रेसी का अलग वार्ड होता था। और वो थोड़ा नॉर्मल वार्ड से हल्का थोड़ा-सा दूर रखते थे वो। वो इस कारण कि आस-पास क्लोज़ संपर्क से खाँसने उससे ये बीमारी फैल सकती थी। तो लेप्रोसी पेशेंट्स को थोड़ा-सा अलग रखते थे आइसोलेट करके रखते थे ताकि
ट्रीटमेंट के दौरान वो अपने लक्षण किसी और को ना देते। तो अलग से लेप्रेसी वार्ड्स होते थे हमारे यहाँ भी, जहाँ उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता था। कुछ-कुछ इनके अल्सर्स जो हो जाते थे, कभी इतने ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाते थे, इनमें मैगट्स या कीड़े आ जाते थे, तो उनका ट्रीटमेंट सब कुछ हम अलग करते थे, बाकी पेशेंट से अलग। तो येस, लेप्रेसी वार्ड्स अलग होते थे, लेप्रेसी सेंटर्स अलग होते थे, जहाँ हम इन मरीज़ों को थोड़ा-सा आइसोलेट करके रखते। और जैसे मैंने बताया जी। कि लेप्रेसी 2 काफ़ी टाइप्स की होती हैं, तो एक जो होती है जो इतनी इन्फेक्शियस नहीं होती, बट जो जैसे हमारी लेप्रोमेटस लेप्रेसी है, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम चाहेंगे कि वो थोड़ा आइसोलेशन में रहें, ताकि गलती से वो अपने लक्षण किसी और को ना दे दें। तो इस कारण उनको ओके। आइसोलेशन में रखा जाता है। तो डॉक्टर पूजा, मैं चाहता हूँ कि आप भी आप इस पर और कुछ कहना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को, क्योंकि खासकर अभी वर्ल्ड लेप्रेसी डे भी है, तो अवेयरनेस को लेकर और भेदभाव ना हो, और आप जो भी कुछ ऐड करना चाहें। जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने सालों के बावजूद भी आज भी आम जनता में लेप्रेसी, टीबी इन सब बीमारियों को लेके काफ़ी गलत धारणाएँ हैं। तो पेशेंट अवेयरनेस, नॉर्मल पे पॉपुलेशन अवेयरनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर आपके परिवार में या आस-पास किसी को ये बीमारी हो जाए, तो अर्ली डायग्नोसिस, उसको जल्द ही आप अपने स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएँ। उसको ये ना एहसास दिलाएँ कि वो आप आम लोगों से अलग है, छुआ-छात ना करें। उसको ऐसे सोसाइटी से शन ना करें, मतलब उसको ऐसे लगे ना कि उसको पता नहीं क्या हो गया है और वो आम लोगों से अलग है। फिर ऐसे लोग आके आगे ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको याद रखना है कि ये बीमारी ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और ये गलत धारणाएँ अपने मन से निकाल दें कि अगर कुष्ठ रोग हो गया तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों से मिल नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते। ये सब गलत धारणाएँ अपने मन से निकाल दें। ओके, ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो बस आपको इतना भर करना है कि लेप्रेसी के मरीज को लेपर या कुछ दूसरे शब्दों से उन्हें ना बुलाए। किसी की भी पहचान उसकी बीमारी से हो ये ठीक नहीं है। तो चलिए फिर अपने और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद है आपको आज के हेलो डॉक्टर से खूब सारी जानकारियाँ मिली होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो, तो हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। आप आज तक रेडियो को फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी लाइक शेयर कर सकते हैं, और वहाँ भी कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा हेलो डॉक्टर आपको स्टोरी टेल पर मिलेगा, हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी मिल सकता है। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर।